ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था गोल्ड माइन शेयर आधे में कैसे उपलब्ध हैं, और खास वो एल एन टी पे बनाया था हमने कि एल एन टी में हिडन वैल्यू कितनी है, एल एन टी की हिडन वैल्यू कितनी है, बिल्कुल साफ कैलकुलेशन करके बताए थे शीशे के माफिक। और दूसरा प्रश्न ये उठता है कि कब खरीदा जाए, कैसे खरीदा जाए, ये निर्णय तो आपको लेना है। मेरा काम तो ये बताना है, एनालिसिस करके उसकी एक एक कली कली रत, उसकी कण कण को खोल के आपके सामने रख देना है। मेरा इससे ज़्यादा कोई फर्ज नहीं। अब सवाल ये उठता है, दूसरी बात और नोट कीजिए कि जो दो आईटी कंपनीज हैं एल&टी की, उन आईटी कंपनीज में जो हालात दिख रहे हैं उस हिसाब से ज़बरदस्त ग्रोथ आने वाली है। उसके कारण एल&टी का वैल्यूएशन बढ़ेगा, बाज़ार उसको सलामी देना पड़ेगा। डिफेंस सेक्टर में एल&टी कदम बढ़ाता जा रहा है, शिपिंग सेक्टर में है और आर्म्स में है। ज़बरदस्त काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वर्क ऑर्डर मिलते चले जा रहे हैं। ग्रीन हाइड्रो में लाखों लाखों करोड़ के ऑर्डर्स मिलेंगे। ये सारी बातें हैं। मतलब मैंने दोबारा ब्रीफ कर दिया उसको थोड़ा सा। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब मैं दिवाली के पास खरीदूँ क्या? अरे भाई, मैं दिवाली की बात की मैं क्या कह सकता हूँ, बताइए आप। मैं आज की बात कर रहा हूँ। अब हो सकता है दिवाली तक 5,000 हो जाए तो खरीदने लायक हो सकता है, नहीं रहे। मतलब इसके तुलना में और दूसरे शेयर हमें बेटर ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएं। तो इस तरह की बात पूछना कोई सार्थक नहीं है। मतलब उसकी कोई सार्थकता नहीं। बात वो पूछें जिसकी सार्थकता हो। आज मैं खरीदने की तो मैं आज भी नहीं कहता हूँ। मेरी रिकमेंडेशन जैसी कोई चीज़ मैं करता ही नहीं हूँ। जो कुछ उचित बात है, जस्टिफाइड बात है, वो कहूँगा। निर्णय आपको लेना है, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके लेना है। वो एक बात अलग है कि कोई असमर्थ आदमी है, बेचारा गरीब है या अनजान आदमी है, और वो पूछता है कि साहब मुझको मेरा पैसा कहाँ लगाना चाहिए। मानवीय दृष्टिकोण से उसको एक राय दे दी जाए और बहुत सुरक्षित राय दी जाए, उसका पैसा बर्बाद नहीं हो, खून पसीना करके कमाया हुआ पैसा, वो अलग बात है। बाकी आई एम नॉट मतलब मेरा काम पैसे कमाना नहीं है, मतलब ये है। इसलिए ठीक है। अब बाज़ार की तो चर्चा अब हो नहीं सकती क्योंकि सैटरडे को हो चुकी है चर्चा, और फ्राइडे को शाम को 5 बजे HCL टेक्नो के परिणाम आए थे। परिणाम हिस्टोरिकल हैं, ज़बरदस्त परिणाम है। मैं नहीं कह सकता कि बॉम्बे के जो पंडित हैं इसका मतलब कैसे लगाएंगे, उनकी कमेंट्स अभी तक मैंने देखने को नहीं मिली हैं। बट आई कैन से द रिजल्ट्स आर हिस्टोरिकल। ₹15.5 की EPS आई है, जो अभी तक की हाईएस्ट EPS है। और अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। जो फिगर्स आए हैं इसकी सेल आई है 28,057 करोड़ रुपये। सेल थोड़ी कम आई है मतलब। और इसका रुपी टर्म्स में सेल क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1.6% माइनस है, और ईयर ऑन ईयर 6.7% हायर है। तो 6% 7% की सेल का बढ़ना ईयर ऑन कोई खास बात नहीं है, कोई विशेष बात नहीं, बहुत सामान्य है बढ़ोतरी। अब आगे बात करते हैं। पहले अभी तो इतनी कमेंट काफ़ी इस बारे में सेल पर। कांस्टेंट करेंसी में जो पोजीशन है बस वो 1.6% माइनस है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर 5.12% प्लस है। यूएस डॉलर रेवेन्यू $3364 मिलियन है, जो कि 8.9% डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर,
और ईयर ऑन ईयर 5% अप है, 5.1% अप है। ईबिट 4795 करोड़ है, जो 17.1% हायर है। अब वो मैं आपसे बताऊं ये हायर क्यों है। इसमें 1100 करोड़ रुपए की कंपनी ने सेल के जस्ट बिलो अदर इनकम बताई। अदर इनकम हर क्वार्टर में हर साल बताते हैं ये, लेकिन हर क्वार्टर में 400, 500, 300 करोड़ की बताते हैं। इस क्वार्टर में 1100 करोड़ रुपए की सेल बताई है और अदर इनकम बताई, जो वाकई ज़्यादा है। लेकिन वो इनकम कोई एक्स्ट्रा आइटम जैसे होते हैं, जैसे कोई एसेट बेचने से होता है, कहीं से कोई डिविडेंड की इनकम हो गई होती है किसी कंपनी में, कोई स्क्रैप बेचने से हुई है, कोई एसेट बेचने से, स्क्रैप बेचने से, इस तरह से वो ऐसी इनकम नहीं है। मतलब दैट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी, इसलिए उसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं होती, उसको भी इनकम माना जाएगा। जो 4% डाउन है एबिट क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और 7.5% ईयर ऑन ईयर अप है, मतलब एबिट जो है। और जो एबिट मार्जिन्स हैं वो 17.1% ऑफ द रेवेन्यू है। भाई एबिट के बाद तो टैक्स ही देना है कंपनी को, ब्याज तो इन कंपनी को देना नहीं पड़ता, टैक्स देना है खाली। और नेट प्रॉफिट 4257 करोड़ रुपए है, जो नेट रेवेन्यू का 15.2% है, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन 15.2% है कंपनी का। दिस इज द टोटल स्टोरी ऑफ द कंपनी। जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 6.8 अप है, ऊपर है, और ईयर ऑन ईयर 20.4% ऊपर, 20% की ग्रोथ प्रॉफिट में है। बता रहे थे, बाजार के पंडित बताते थे कम आएगा, लेकिन ये बाजार के एस्टिमेट से ज़्यादा आ गए। और जितना मार्जिन में गिरावट संभव एक्सपेक्टेड थी, बाजार 16.9 एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये 17.10 आया नेट मार्जिन। 17.1, 17.10 एक ही बात है। डिविडेंड 12 रुपये दिया है, जो लाइफ टाइम हाईएस्ट डिविडेंड है, बढ़ाती चली जा रही है डिविडेंड को। और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, अर्थात जो इसको वर्क ऑर्डर्स मिले इस क्वार्टर में, वो 1960 मिलियन के मिले हैं, 1960 मिलियन डॉलर, यानी 1.96 बिलियन डॉलर। दिस इज द निष्कर्ष, है ना। तो ऑर्डर्स कुछ कम मिले हैं, लेकिन ऑर्डर इनके पास पहले से ही बहुत पड़े हैं, जिनको होल्ड पे कर रखा है, और ऑर्डर्स मिल जाएंगे, ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं। जब चालू होगा काम तेज गति से, तो कुल मिला करके मैं यही कहूँगा कि वैसे ये रिजल्ट कोई बहुत तगड़ा रिजल्ट नहीं है, इसमें कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन ये आशाओं का बजट है, ये पलटते हुए हालात को दर्शाने वाला बजट है। ये बजट नहीं, सॉरी, परिणाम है, मतलब ये आशाओं का परिणाम है। ये बदलते हुए हालात की दर्शाता है, और कंपनी खुद भी कह रही है कि भाई ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी ने भी कहा था ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं, और प्रोग्रेस आ सकती है फ्यूचर में। वो ये तो कह रहे थे, पक्का नहीं कह सकते, लेकिन आएगी। और इन कंपनियों के इतना कह देना, ये इस तरह के मैनेजमेंट्स हैं जो झूठ नहीं बोलते, बाजार को ब्लफ नहीं टिकाते हैं, मतलब बाजार को अंधेरे में नहीं रखते, हर चीज़ को साफ सुथरी ट्रांसपेरेंट है इनकी। इसलिए दोस्तों, HCL के परिणामों को भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। ये वो शानदार कंपनी है जिसने पिछले 12-13 सालों के अंदर IT सेक्टर कंपनियों में, बड़ी कंपनियों में दी बेस्ट रिजल्ट दिए हैं, मतलब 10-12 गुना कर दिया है पैसे को, और शानदार डिविडेंड देती है। 60 रुपये, 55-60 रुपये कमाती है, उसका 80% हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इससे बढ़िया आप क्या चाहते हो? तो आप असेस करें, जो भी करना है, जो भी आपको अनुमान लगाना है लगाएं। मैंने आपको सारी स्थिति निवेदन कर दी है। IT सेक्टर पे खूब काफ़ी कह चुका हूँ ठोक बजा के। अमेरिका की आर्थिक प्रबलता का आधार IT सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है,
इस देश की भी जो बहुत कुछ जो काम हो रहा है आज देश में, सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है और जो बाज़ारों के अंदर फ्लैट बिक रहे हैं, कपड़े बिक रहे हैं, रेस्टोरेंट होटल चल रहे हैं, टूरिज्म चल रहा है, उसमें 80% हिस्सा अगर देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन आईटी सेक्टर का है, सॉफ्टवेयर कंपनियों का है। इतना पैसा 20 लाख करोड़ रुपए कमा करके फॉरेन से ला रही हैं ये कंपनियां, जो वंडरफुल है अपने आप। वरना ये डॉलर बिक जाता है 120 रुपये का आपका, जो आज 82 साढ़े 83 रुपये में टिका हुआ है। और ये बच्चे कहाँ जाते हैं मुझे आप बताओ, कहाँ जाते हैं पढ़े लिखे बच्चे भी, कहाँ जाते हैं, रोज़गार कहाँ रखा है? पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग पूरी करते हैं, इन कंपनियों में लग जाते हैं, दैट्स ऑल। तो दिस इज द पोजीशन। अब चलते हैं आज का विषय क्या हो। आज का विषय होगा कि बाजार में इन्वेस्टर पिछड़ क्यों जाता है, पनप क्यों नहीं पाता है, कमाए पैसे को क्यों खो देता है। कुछ वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं इससे मिलते जुलते विषय पे, लेकिन आज कुछ नई बातें मैं बताऊंगा। और देखना न देखना आपका आउटलुक है। मैं तो सेवा के लिए सेवा कर रहा हूँ, मैं कुछ ले थोड़ी रहा हूँ आप लोगों से। आप देखें ना देखें ये सब आपका आउटलुक है। तो पहली बात तो कुछ लेडीज़ के एक आध टेलीफोन आए कि साहब महिलाओं को कुछ स्पेशल तरह से बताओ। तो महिलाओं के नाम मेरा यही संदेश है कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो अपनी सेविंग का कम से कम 50% हिस्सा म्यूचुअल फंडों में लगा दें। अब सवाल ये कि म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कैसे किया जाए। आज की तारीख में जो म्यूचुअल फंड मुझे नज़र आ रहा है जिसमें मेरा खुद का पैसा भी जाता है, ऐसा नहीं कि मैं म्यूचुअल फंड में मैं जो ज़्यादा पैसे कमाए हैं मैंने या कुछ फाइनेंशियल पोजीशन मेरी ज़्यादा बेटर है तो मैं म्यूचुअल फंडों में नहीं लगाता, मैं भी लगाता हूँ। तो क्वांट वैल्यू फंड है, उसमें मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट जा रहा है। मतलब क्वांट वैल्यू फंड है एक तो, और एक क्वांट मिड एंड लार्ज कैप फंड है। क्वांट मिड एंड लार्ज कैप फंड, इन दोनों फंडों में मेरा खुद का पैसा जाता है। आई से क्लियरली एंड ट्रांसपेरेंटली। और वो ठीक है, पैसा ज़्यादा जाता है, काफ़ी भारी पैसा है, वो एवरी मंथ जा रहा है, क्योंकि मेरी बचत को इकट्ठी कर लेने का एक वो तरीका है। और रिटर्न 74% रिटर्न दिया एनुअलाइज बेसिस पर उसे वैल्यू फंड ने, और 63% रिटर्न दिए हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड में, जो कि भारत का कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं दे पाया। और इतनी बड़ी रिटर्न दे पाना, अरे भाई जो शेयर बाजार तो सबके लिए खुला था ना, सारे म्यूचुअल फंडों के लिए खुला था, सब में बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, हाईली पेड लोग बैठे हैं, लेकिन फिर इसने क्यों रिटर्न दिया? तो कोई ना कोई तो प्रतिभा है इसमें, जिस प्रतिभा का हमको सम्मान करना चाहिए। रहा सवाल बाजार में ये खबरें भी प्रबल हैं कि साहब म्यूचुअल फंड इसमें क्वांट पे छापे पड़ गए। क्वांट पर कोई रेगुलेटरी पकड़ में नहीं आई है। क्वांट फंड की या क्वांट फंड के टॉप मैनेजमेंट की कोई गलती पकड़ में नहीं आई। पकड़ में सिर्फ बात इतनी सी है कि जो क्वांट खरीदारी करता है वो शेयरों के नाम क्वांट के खरीदने से पहले कैसे लीक आउट हो जाते हैं। तो कुछ लोग खरीद लेते हैं और फिर उनको क्वांट जब खरीदता है या कैसे भी उसको बेच देते हैं। तो इट्स ए इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है ये अपने आप में एक तरह से सेबी की नज़र में। तो सवाल ये उठता है कि टॉप रैंकिंग मैनेजमेंट में कोई दोषी नहीं पाया जाएगा। अगर कोई हो सकता है कोई छोटे मोटे मैनेजमेंट के लोग दोषी पाए जाए, या कुछ ब्रोकरेज फर्मों के एम्प्लॉय दोषी पाए जिनके पास ये ऑर्डर प्लेस करते हैं। टॉप मैनेजमेंट ऐसा नहीं करे। जो जैसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है, फंड मैनेजर है, सीईओ है, ये लोग नहीं करेंगे। खैर, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप बेफिक्र लगाइए, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एक CFA ने भी इस्तीफा दिया है, तो इस्तीफा तो फरवरी में दे चुके थे इस्तीफा, कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है इस पर। इसलिए बाकी आप जहाँ भी उचित समय लगाएं, मेरी कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं है। मतलब तो महिलाएं भी अपने आय का, अपनी बचत का 50% हिस्सा म्यूचुअल फंड में लगाएं। इसमें लगाएं या जहाँ भी लगाएं, उनका इंटरेस्ट हो, मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं है। और बदलते रहते हैं, ये जरूरी नहीं क्वांट जो आज जो रिटर्न दे रहा है वो कल भी देगा। हालात बदलते हैं भाई। मान लो ये CEO साहब छोड़ के चले जाएं, इसके हो सकता है हालात ख़राब भी हो जाए इसके। जैसे मिराई फंड था, मिराई को डुबो दिया जसवंत सुराणा ने, है नहीं,
पहले तो अच्छा किया और बाद में डुबो दिया उसको, बैठ बाट गया, ख़त्म हुआ, इमेज खराब हो गई। मतलब ये है, मेरा पैसा बहुत जाता था, लगा हुआ भी था, मैंने विड्रॉ कर लिया उसमें से। तो वो उस लगाएं, चाहे गरीब हों चाहे अमीर हों, चाहे आप 500 रुपये बचाते हो चाहे 1000 बचाते हो। और म्यूचुअल फंड की सबसे खास बात ये है, शेयर तो बहुत महंगे हो गए हैं, अच्छे शेयर बहुत महंगे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में आप 500 रुपये महीना भी लगा सकते हो। तो इस तरह से इन दोनों फंडों में बांट करके लगा देंगे। और एक तीसरा ऑप्शन और भी है, वो IT सेक्टर का म्यूचुअल फंड है। वो म्यूचुअल फंड है, दो म्यूचुअल फंड है वो, एक तो ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड और एक टाटा डिजिटल टेक्नोलॉजी फंड। इन दोनों में से किसी में भी एक में लगा देंगे। दोनों अच्छे मैनेजमेंट हैं, फर्स्ट क्लास है आज की तारीख में, और IT सेक्टर में तेजी आने की जो संभावना है उसका लाभ उनमें सीधा मिलेगा। मेरा भी बहुत पैसा लगा हुआ, ऐसा नहीं मेरा लगा हुआ है, मैं डायरेक्ट शेयर में तो खैर काफ़ी है, लेकिन उसमें भी काफ़ी लगा हुआ है। आई टेक ऑल राउंड एडवांटेज ऑफ द मार्केट, डाइवर्सिफाइड पॉलिसी है। तो ये बात है। दूसरी बात है, गरीब हो अमीर हो, गरीबों के लिए जो कहते हैं कि साहब हम गरीब लोग कहाँ जाएं, एक मैसेज आया था कौन से म्यूचुअल फंड में जाएं, तो आप लोगों को ये संदेश है जो मैं बता चुका हूं। और आप एक गरीब की मतलब हीन भावना नहीं रखें। कोई आदमी गरीब अमीर कुछ नहीं होता है। आप मेहनत करेंगे, चरित्रवान रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, आप भी पैसे वाले होंगे। मैं भी एक दिन ऐसा ही था। वही हालात का कई बार मैं वर्णन कर चुका हूँ मेरे पिछले वीडियोज़ में, और कल मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि मैं गस्टेड ऑफिसर होते हुए भी हवाई चप्पल पहन के ऑफिस जाता था, क्योंकि मुझे तो पैसा बचाना था मेरी तनख्वाह से भाई। और उसी का परिणाम है कि आज का दिन मैं देख रहा हूँ, मतलब इस स्टेज तक पहुँचे हम। तो गरीब मत समझिए, बस मेहनत कीजिए, अनुशासित कीजिए, कैश को बचाइए, अच्छी तरह से लगाइए इसमें, और सट्टेबाजी इससे हो रही है। और ये जो गोल्ड सुख वाली या कोई ये जो है, मतलब ये जो सवेरा क्या नाम था उसका, वो जो भी है, ये फर्जी जो चीज़ लाते साल में 2 गुणे कर देंगे, 5 गुणे कर देंगे, 10 गुना कर देंगे, ये हो जाएगा, उनसे दूर रहिए। मतलब ये जो एजेंट थैले लेके घूमते हैं, इन सब से दूर रहिए, और म्यूचुअल फंड में जाइए, अपनी बस्तों को लगाइए, गरीबी दूर रहिए। अच्छा, हमको तो कोई बताने वाला ही नहीं था भाई, इतना लोग झड़क देते थे जब हम ऐसी हालत में थे क्या ये फर्नीचर क्या करेगा, ऐसे हालात थे। खैर जो भी है, गई उस समय गया, ईश्वर ने मदद की, मेरी मेहनत थी, मेरी कड़ी परिश्रम था, उसका चरित्र थी, अनुशासन था। सट्टेबाजी से दूर रहे, ये बात दूर करी दी। कई दफ़ा आदमी सब कुछ देख भालने के बाद भी कोई शेयर खरीदता है या किसी के बताने से खरीदता है, लेकिन बाद में ये समझ में आती कि ये तो गलती हो गई, और शेयर हल्का टूटने लगता है, और उसके कुछ गलत बातें सामने आ जाती हैं जो खरीदने तक सामने नहीं आई थी। तो आप उसको तुरंत बेच दीजिए, यानी ज़्यादा घाटे से बचने के लिए कम घाटे में बेच दिए। तो उसके 2 एडवांटेज, एक तो आपको घाटा स्टॉप हो गया, घाटे का जो मीटर चल रहा था वो स्टॉप हो गया। दूसरी, आप उस पैसे को किसी और अच्छे शेयर में लगाएंगे तो और बेनिफिट। जिस तरह से मैंने कई शेयरों के लिए कहा था लोगों को, जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, जैसे एमटार का शेयर था, टीवी पे कई पंडितों ने उसकी बड़ाई की थी, और मैनेजमेंट ने भी बड़ाई की, कॉन कॉल में बड़ाई की, एनुअल रिपोर्ट में बड़ाई करी, कई वो निश्चित वादे किए थे। लेकिन मैंने फर्स्ट क्वार्टर में मैंने भी खरीदे थे, और फर्स्ट क्वार्टर में मैंने देखा कि इसके तो मार्जिन घटते जा रहे हैं, ये तो एवरी टाइम दी मार्जिन आर डिक्लाइनिंग। मैंने उस शेयर को तुरंत बेच दिया, मामूली सा लॉस हुआ, मैंने उस पैसे से दूसरे शेयर में कमा लिया। तो इस तरह का करें। एक तो प्रिंसिपल ये रखें, किसी भी आदमी पर कोई रिकमेंडेशन देता है एकाएक भरोसा ना करें, बिल्कुल रिलाई नहीं करें कि 7 पीढ़ी के करोड़ रुपए हो जाएंगे, 7 पीढ़ी बैठ से खाओगे, 50 शेयर खरीद, अरे 50 शेयर से कभी 7 पीढ़ी खा सकती है क्या? तो ये क्लियर कट क्या चीज़, आप खुद अंदाज लगा लीजिए तो इसलिए आप भरोसा ना करें, और उसकी देखभाल करके समझ बूझ के करें, किसी सोबर आदमी से पूछताछ करके फिर ही कोई निर्णय लें खरीद कर। और तरीके से खरीदे, फिर भी एकाएक ये नहीं साहब आपके पास 1 लाख रुपए सारे को झोंक दिया, नहीं, आप 5-5, 7-7 हज़ार का, 10 हज़ार का खरीद दिया। आजकल तो 1 शेयर का लॉट है। जब हमने शुरू किया था सन 2000 से पहले तो 100 का लॉट था या 50 का लॉट था,
कोलगेट जैसे शेयर तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हम खरीद ही नहीं पाए उस जमाने में, हाँ। तो खैर, तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना, फंडामेंटल्स के ऊपर काम करें केवल मात्र। ओनली फंडामेंटल भगवान है इस शेयर बाजार में। जो तकनीकी खामियां किसी शेयर में पूरी होती हैं, कोई ऑपरेटर किसी शेयर को बेचे चले जाता है और फंडामेंटल अगर इंटैक्ट है उसके, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं, आप एकदम नागनाथ और सांपनाथ बन के बैठ जाइए उस शेयर पे कि नहीं बेचूंगा। अच्छा, हम भी इससे डगमगा जाते हैं, देखिए हम भी विचलित होते हैं। कोई 2 महीने वेट कर लो, 4 महीने वेट कर लो, 6 महीने वेट कर लो, और दूसरे शेयर बढ़ते हुए नजर आते हैं तो कई बार उसको बेच के उसमें लगा देते हैं। ठीक, हमारी बात अलग है। देखिए हम क्या है, हमारे पास में तो 10-20 शेयरों की लिस्ट तैयार रहती है कि अगर इसमें गड़बड़ हुई तो इसमें लगा देंगे पैसा, लेकिन हमारी छोड़ दीजिए आप। हम वो लोग हैं, बड़ाई नहीं करनी चाहिए, जो कि एक शेयर बाजार के कंप्यूटर है। कंप्यूटर भी उतनी जल्दी जवाब नहीं देगा जितना हम कर देते हैं उसको। तो पोजीशन ये है। और एकमात्र अगर शेयर बाज़ार से कोई गरीब आदमी आज है और जो 1000-2000 रुपये महीना भी बचाता है, 5000 भी बचाता है, आप बैंक में RD अकाउंट कराओगे, क्या मिलेगा? उसमें कुछ नहीं मिलेगा। आप FDR कराओगे बचा, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। आप किसी को उधार दे दोगे, ज़्यादा ब्याज के लालच में वो खा जाएगा पैसा, आप क्या कर लोगे उसका? आप बताओ। आपने कितना ही लिखवा लिया है, कितना ही पढ़वा लिया है। आप किसी को कोई सोना चांदी गिरवी रख के दोगे, नकली टिका जाएगा। अच्छा, वो छुड़वाने नहीं आता है, और अगर आप उसको बेच देते हैं वो आप पे केस कर देता है पुलिस में कि साहब अमानत में खयानत कर ली है। नहीं, ऐसे बहुत केस चल रहे हैं। यानी ये जो मुथूट फाइनेंस है और ये जो मनपुरम है, इनके कम से कम 15-15, 20-20 हज़ार केस चल रहे हैं कोर्टों में इस तरह के। जबकि ये तो उससे लिखवा भी लेते हैं कि अगर 1 साल तक आपने नहीं छुड़वाया तो हम इसको सोने को बेच के हमारा पैसा रियलाइज कर लेंगे। फिर उसमें भी कई दाव पेच करता है कि साहब ये तो कम में बेचा हुआ बताते हैं, साहब ये तो गलत बेच दिया, साहब मुझको नोटिस नहीं दिया। एक मुकदमेबाजी हो गई, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर आप छोटे आदमी हो, वो तो कंपनी लड़ लेगी, उसके पास साधन है, सब कुछ है। तो सबसे जो बेस्ट साधन है इन्वेस्टमेंट। आप ज़मीन खरीद नहीं सकते क्योंकि पैसा कम है। अच्छा, ज़मीन भी कोई सस्ती खरीदोगे, कोई फर्जी निकल जाएगी। अनऑथराइज लैंड कोई बेच जाएगा आपको, तो सबसे बड़ा साधन है, सबसे शानदार शासन है। म्यूचुअल फंड कानूनी रूप से स्वीकृत हैं, सरकार की इन पर नज़र है, सेबी की नज़र है, इनके ऊपर बाकायदा बहुत कड़ा रेगुलेशन है, पल पल की नज़र है। और इनको भी अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है, क्योंकि भी बहुत बड़े लोगों के म्यूचुअल फंड हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉरपोरेट्स हैं ये, मतलब इसलिए इनको भी अपनी इज्जत बचानी है, क्योंकि आगे बिजनेस करना वरना है तो घर बैठ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इनमें छोटे जो भी आदमी है, मार्जिनल इनकम ग्रुप के आदमी है, सेविंग कम है जिनकी, उनको इसमें लगाना चाहिए और रेगुलरली लगाते चलिए। और कोई छोटी मोटी गिरावट भी आती है बाज़ारों में, घबराइए मत। आपका पैसा मान लो 1 लाख रुपया है आपका, और वो बाई चांस 80-85 हज़ार भी रह जाता है, आपको कोई चिंता की बात नहीं। अगर आपने सही चुनाव किया म्यूचुअल फंड का, जैसा मैंने बताया है, मैंने इसलिए बताना नहीं चाहिए था मेरे को, लेकिन अब कोई गरीब आदमी बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं, बताओ उसको क्या करो, कौन बताएगा उसको? लोग झड़कते हैं, डांटते हैं उसको। या मेरे एक रिश्तेदार का टेलीफोन आया परसों, कि आज के 1 हफ्ते पहले की बात है, वो बोल रहे थे दूसरे शहर से, नज़दीकी रिश्तेदार हैं, कहते भाई साहब ये बात करो, देखें इनसे मैं कौन से म्यूचुअल फंड में लगाऊँ। तो अब वो तो इतना पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन वो इतना समझते नहीं थे कि मेरे को 15-20 लाख रुपए लगाना है, बताओ किस में। कच मैं आपकी इस एजेंट से बात करवा देता हूँ। मैंने पूछा भाई कौन से में लगा रहे हो, तो उसने कोई बताया, कोई और ही फंड बताया। मैं कहा इसमें तो 22% का ही रिटर्न है भाई। कच साहब शानदार है, बहुत सबसे बढ़िया है, मगर आए बकवास करते। तो मैंने उससे कहा क्वांट को खोलो, तुम क्वांट वैल्यू फंड को खोलो। मैंने पूछा उससे, इसमें रिटर्न का कॉलम खोलो, फाइल खोलो। खोली उसने, कितना परसेंट रिटर्न है? 74%। तुम मगर तुम काहे के एजेंट हो भैया, तुम क्या एजेंट हो ये बताओ? मूर्ख बनाते हो लोगों को, हैं मिसगाइड करते हो। उसको धमकाया भी मैंने थोड़ा, और अच्छे में लगाओ, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मतलब है। तो इसलिए बताना पड़ता है। म्यूचुअल फंड के ये जो एजेंट्स हैं, इनके भी अपने इंटरेस्ट हैं। एक मेरे बहुत बड़े मिलने वाले अफसर हैं जिनके अंडर में मैं काम कर चुका हूँ, वो बेचारे वृद्ध आदमी हैं, एक एजेंट के पास लगाने गए वो, तो वो अमेरिका के म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते थे। बड़ा पैसा था, मैंने कहा लगा दो साहब, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया, तो उस एजेंट की इच्छा नहीं थी उसमें लगाने की। तो वो एजेंट ने उन अफसर के लड़के से कहा, कहा ये पापा जी तुम्हारे इस फंड में लगा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, ये तो डूब जाएगा।
तो वो अफसर माने नहीं, वो कि नहीं मेरे को तो जो कहा है बस जो कह रहा वो लगा दे तो, और लगा दिया उन्होंने, वो आज सुखी है, मैं आपसे बता रहा हूं। तो सवाल ये है कि आप बेचारा एक अनजान आदमी, इनोसेंट आदमी जाए तो कहाँ जाए, किसके पास जाए? हर आदमी बेईमानी करने को तैयार बैठा है, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए बैठा है। बताइए अब क्या करें? हमारे जैसे लोग, बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, मुझे नहीं कहनी चाहिए बात है कि बहुत कम है जो निस्वार्थ भाव से सेवा को उतर आए, और वो भी शेयर बाज़ारों में। शेयर बाज़ार में तो पैसा ही लूटो लोगों को, खुद क्या जितना हो सकता है? इसलिए ये पोजीशन है दोस्तों। अपन मिलते रहेंगे। अच्छा, मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं फिर।